हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और चलिए, तो बिना देरी शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 7 है और सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो इसका अगला टॉपिक हम देखते हैं। हमने सीमांत सड़कों को देख लिया था, जो पीछे की वीडियो में अपलोडेड है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। और ये है हमारा रेल परिवहन। तो रेल परिवहन से तो सभी परिचित हैं हम लोग। आज देखिए, ज़्यादातर यात्राएं रेल से ही कर रहे हैं। और भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है कि भारत में जो रेल परिवहन है वो वस्तु यानी हम गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ पैसेंजर यानी यात्रियों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये सबसे प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान परिवहन का आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे की भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। आज आप देखिए कि हमको कहीं भी जाना है या कोई भी सामान, जैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोयला। मालगाड़ी, जो रेल की मालगाड़ियाँ होती हैं, उसके थ्रू आता है। आप यहाँ से वहाँ जो हम लोग कोरियर मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन से जो भी हम सामान मंगवाते हैं, अमेज़ॉन हो या किसी भी मतलब उससे मंगवा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आप देखते होंगे कि वो सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं किससे? बाई रेल या बाई एयरवे। हमको कहीं दूर तक जाना है तो हम लोग रेल का ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत दूर जाना है तो एयरवे का इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय रेल तो अर्थव्यवस्था और उद्योग कृषि की तीव्र गति के लिए, विकास के लिए उत्तरदायी तो है ही। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास दिया है कि भारतीय रेल को 17 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया, यानी 17 जोन जो है रेलवे के वो बांटे गए हैं। फिर दिया है यहाँ पास कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया गया है। यानी सड़क जो निर्माण है उसको भी हम कच्चे पक्के के हिसाब से क्लासिफाई किए हैं। जैसे पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः ये 12 मासी सड़कें होती हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। पक्की सड़कें आप देखते होंगे, पहले तो डामर होता था, आजकल कंक्रीट की चल रही हैं, तो उनको हम 12 मासी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कच्ची हैं वो बरसात में क्या होती है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर यहाँ दिया है, देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। क्योंकि रेल हर जगह नहीं जा सकता, हिली रीजन में रेल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहाँ की जो भू आकृतिक कंडीशन है वो रेल के लिए फेवरेबल नहीं है। फिर आगे बोलता है, उत्तर मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व समृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। ये क्या कहता है कि देखिए, कितनी बड़ी बड़ी नदियों में आजकल रेलवेज़ के पुल बने हैं, लेकिन गंगा नदी पर बना हुआ है, यमुना नदी पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कह रहा है कि बाधाएं तो आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। आप देखते होंगे कि अभी अभी एक क्या, बहुत सारी टनल आपकी जम्मू में एक टनल बनाई गई है जो पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। सुरंगों से होकर रेल गुजर रही है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्च आवाज, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। वहां से आवागमन क्या हो गया है? आसान हो गया है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निहित क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यह असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आगे यहाँ पास क्या दिया हुआ है
कि आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन क्या है, प्रमुख हो गया है। देखिए इतनी सारी आजकल स्पीड वाली ट्रेनें आ रही हैं, इतनी तीव्र गति वाली ट्रेनें आ गई हैं कि आज रेल परिवहन के बिना हमें यहाँ से लंबी दूरी तय करना क्या है, असंभव है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, रेल संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर को खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोक देते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। अब आप सोचिए कि हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक दिया हुआ है पाइपलाइन। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए आप। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था, और आज इससे हम क्या क्या पहुंचा रहे हैं, कच्चा तेल, पेट्रोल, तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस सीएनजी, गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस, शोधन साधालाओं में उर्वरक कारखानों, बड़े ताप विद्युत ग्रहों तथा पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है, और सुदूर आंतरिक भागों में से जितनी भी शोधन शालाएँ हैं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही तो संभव हो पाई हैं, क्योंकि अगर वहाँ पाइपलाइन ना पहुँचती तो ये सारी चीज़ें कहाँ संभव हो पाती। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत क्या होती है, बहुत अधिक होती है, क्योंकि हमें डिगिंग करना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है, उसके बाद फिर हमको पाइप लाइन का क्या है, मेंटेनेंस का खर्चा भी ज़्यादा है, लेकिन इसको चलाने की लागत जो है वो न्यूनतम होती है। वाहन अंतरण देरी, हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है। पहला है ऊपरी असम का तेल क्षेत्र, गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से कहाँ जाती है, राजबंद होकर हल्दिया तक, और दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तथा गुवाहाटी के सिलीगुड़ी तक। दूसरे पॉइंट पे दिया है गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक, और इसकी अन्य जो शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो ये इसका पूरा का पूरा रूट दिया हुआ है, आप इसको एक बार और देखिएगा, रिवाइज करिएगा। ये पूरा का पूरा मैप है, ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा मैप दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिए, चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आप रीड करिए, फिर मेरे वीडियो को देखिए, फिर रीड करिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं कुछ ऐसा बता दूं कि आपको बिना पढ़े कैसे कोई चीज़ बनेगी, ये संभव ही नहीं। और जो ये मतलब बता रहा है वो आपको सीधे सीधे पागल बना रहा है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कंटेंट यहाँ ओरिजिनल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि हम एक रात में आपको पास करा दें, नहीं। कि किसी भी सफलता के लिए 6 या 4 महीनों की वो लगती है, क्या बोलते हैं, समय लगता है और मेहनत लगती है। तो कुछ भी ऐसा नहीं जो हम आपको एक रात में पास करवा दें, नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकता हूँ, सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, क्वेश्चन आंसर बता सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तर भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और उद्योगों परिसरों को से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की जो गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के 1700 किलोमीटर से बढ़कर अब हो गया 18,500 किलोमीटर। अब सोचिए कितना ज़्यादा हमारा भारत विकसित हो गया। अब आगे आता है हमारा जल परिवहन। आप सभी देखे होंगे, मुंबई में देखिए बहुत सारी शिप चलती हैं, छोटी छोटी नदियों में शिप नाव चलती हैं, बोट्स चलती हैं, इसी का बड़ा रूप शिप है। तो जल परिवहन में क्या है, भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जो जल परिवहन है वो परिवहन का क्या है, सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। जितनी भी भारी चीज़ें होती हैं उसको ये ढो लेता है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर
लंबा है और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। आगे यहाँ पास दिया हुआ है निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। अब ये यहाँ से, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, इसको आप मत छोड़िएगा। पहला है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जल मार्ग संख्या 1। उसके बाद आता है सदिया से धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा जो ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है और यह है जल मार्ग संख्या 2। उसके बाद है केरल के पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपककारा नहरें 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। और काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेषकर विस्तार 1078 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 4। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको आपको बार बार देखना है, रिवाइज करना है। अगला माताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का जो विशेष विस्तार है 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 5। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्च जल। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पत्तन क्या है? भारत की 75 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कक्ष में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, यह एक ज्वारी पत्तन है और यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात और निर्यात को क्या करता है? संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। उसके बाद है आपका कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का क्या करता है? निर्यात करता है। न्यू मैंगलोर जो है, इनको यहाँ से मैपिंग भी बन सकती है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। फिर बोलता है इस पे आगे, ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद है आपका वायु परिवहन। अब हम एयर ट्रांसपोर्ट देखते हैं। पोताश्रय है। फिर उसके बाद दिया है पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरोन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश जैसे आपका श्रीलंका है, मालदीव है आदि भारत के तटीय क्षेत्र के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया। उड़ीसा में स्थित जो पारादीप पत्तन है, पोर्ट है, विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता में क्या है? कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी रिवर राइन पत्तन है और यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारी यानी टाइडल पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है।
अब हम आएंगे देखेंगे यहाँ एयर ट्रांसपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं वायु परिवहन। ये था आपका पत्तन, अब ये है वायु ट्रांसपोर्ट। आज देखिए वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थान जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। फिर आगे है वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है। उसके बाद क्या बोलता है देखिए आगे, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अप तटीय संक्रियाओं में तथा, ये आपका मैप है देख लीजिएगा बच्चों, अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है। तो पवन हंस लिमिटेड, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सब तो सामान्य जानकारी। इसमें आपसे पूछ सकता है कि पवन हंस लिमिटेड का निर्माण कब हुआ है, पवन हंस लिमिटेड कब और क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। आगे हम चलते हैं, हम इस पर देखेंगे संचार व्यवस्थाएँ, कम्युनिकेशन। तो संचार व्यवस्थाएँ को हम पढ़ेंगे और संचार व्यवस्थाओं के बाद जब से मानव पृथ्वी पर, अब आप देखिए सीधी सी बात है, आज तो देखिए कम्युनिकेशन कितना है, पहले 4G था, अब तो 5G चल रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए हैं ज़रूरत की चीज़ें। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति क्या है, तीव्र है। संदेश प्राप्त करता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। आप यहाँ बैठे हैं, अमेरिका में वीडियो कॉल कर रहे हैं, अमेरिका से इंडिया में वीडियो कॉल हो रहा है, मेल भेजे जा रहे हैं, व्हाट्सअप चैट हो रहा है। तो आज तो मतलब अब संचार व्यवस्था सबसे तीव्र गति की सेवा मानी जा रही है। निजी दूर संचार तथा जन संचार में दूरदर्शन, पहले केवल दूरदर्शन हुआ करता था, आज तो देखिए आपके पास सेटअप बॉक्स वगैरह की सुविधाएं आ गई हैं। इंटरनेट पे आप मोबाइल, सोशल मीडिया के सामने, यूट्यूब वगैरह जो आज हम ये सब पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ये क्या है, ये संचार व्यवस्था ही तो है। रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, तार आदि को क्या करता है, संचालित करता है। कार्ड वाली लिफाफा, बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। जो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही रेल से, उनको एयर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन पत्रों को। द्वितीय श्रेणी के डाक में रजिस्टर्ड पैकेट आते हैं, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। फिर आपका आता है ये धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। धरातली डाक का मतलब बाई रोडवेज। फिर क्या कहता है, इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इनमें राजधानी मार्ग है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, व्यापार चैनल है और भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर आगे आपका क्या दिया है, यहाँ दिया है दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाषा सेवा से जुड़े हुए हैं। अब तो एसटीडी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आ गया है, सेल फोन आ गया है आपके पास। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु तो भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। रेडियो में, आप पहले के ज़माने में लोग रेडियो से न्यूज़ सुनते थे, समाचार सुनते थे, जानकारियाँ उनको उपलब्ध होती थी गांव के लोगों को। दूरदर्शन से हम लोगों ने बहुत सारे रामायण को देखा है। उसके बाद समाचार पत्र से आज भी हम देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह मॉर्निंग में, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन आती हैं, बुक्स आती हैं। फिर आपका कह रहा है कि आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषाओं में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। जो आकाशवाणी होती है तो जो वहाँ की लोकल भाषा होती है उसी भाषा पर आपको न्यूज़ उपलब्ध कराता है। फिर आगे बोलता है दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश का माध्यम है।
विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते कई प्रकार की हैं। जैसे समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। अब बताइए, 100 भाषाओं से अधिक में जा रहा है समाचार पत्र आपका प्रकाशित होता है। हम तो हिंदी इंग्लिश ही जान रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं? सबसे ज़्यादा किस भाषा में हो रहे हैं? ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, हिंदी में। तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू, और इसके बाद किस में होते हैं सबसे ज़्यादा समाचार पत्र? अंग्रेजी और उर्दू में समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। चलचित्र मतलब आपका टेलीविज़न। यह कम अवधि वाले फिल्में, वीडियो फीचर फिल्में, छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। आज तो अब रील्स का ज़माना है। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों में शॉर्ट वीडियो हम बनाते हैं। फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, आप जब भी फिल्म देखते होंगे तो शुरू में एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिखाई देता है, वो ये प्रमाणित करता है। फिल्म बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा आज समाप्त। ये वन शॉर्ट वीडियो था, आप इसको बार बार देखें, रिवाइज करें, दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए बच्चों, ऐसा है अगर आपका सपोर्ट रहेगा ना तो मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, और जब आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा ये वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ या कोई मतलब नहीं है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखते हैं। हम तो अपने डोमेस्टिक में व्यापार करते ही हैं। आप देखते होंगे यूपी से एमपी सामान आता है, एमपी से राजस्थान जाता है, राजस्थान से छत्तीसगढ़ जाता है। लेकिन हम भारत से चीन, भारत से आपका रूस, भारत से अमेरिका, यहाँ भी हम व्यापार करते हैं। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय, जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका क्या होता है? विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मैंने बताया कि दो देशों के बीच जब कोई व्यापार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह समुद्र से हो सकता है, समुद्री, हवाई, स्थल मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गाँवों में ही होता है, जिसे हम डोमेस्टिक व्यापार कहते हैं, या घरेलू व्यापार। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है। इसका मतलब यह है कि एक देश दूसरे देश पर हमेशा डिपेंड रहता है। हो सकता है कुछ संसाधन भारत में हो तो कुछ संसाधन हमें लाने के लिए रूस पर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे हम पेट्रोल क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। फिर क्या कहता है? आयात तथा निर्यात व्यापार के क्या हैं? घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को क्या करता है? निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अगर जो निर्यात मूल्य है वो आयात मूल्य से क्या हो? अधिक हो, मतलब निर्यात ज़्यादा हो, आयात थोड़ा सा कम हो, तो उसे अनुकूल कहते हैं। इसके विपरीत अगर निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात है तो उसे असंतुलित व्यापार कहते हैं। अगर हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो ये असंतुलित हो जाएगा। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न, जवाहरात, रसायन, संबंधित उत्पाद, कृषि एवं संबंधित उत्पाद हैं। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम, हम जो क्या करते हैं? आयात करते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं, उसमें क्या है? क्रूड ऑयल, जिसे हम कच्चा पेट्रोलियम कहते हैं, तथा उत्पाद रत्न, जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। फिर आपका क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पर्यटन, टूरिज्म। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को क्या देता है? प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सांस्कृतिक तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, परिपर्यटन यानी इको टूरिज्म, जो रोमांचकारी पर्यटन होता है, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं।
देखते हैं आपकी कितने लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं, हम लोग वहाँ घूमने जाते हैं। ये है पर्यटन। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा वीडियो। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ज़रूर बताइए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बस। और अपनी पढ़ाई को मस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए, और जो भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% दिया है, अब आपका काम है 100% देना, बस इसे सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू।